मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल एजाज निसार फ्रॉम सीईओ क्लब से हाजिर है। दिस इज़ अ सेगमेंट्स कॉफ़ी विद सीईओ इज़ अ वेरी डिफरेंट यूनिक program, and the only objective of this program, there are two dimensions. The first is seeking the guidance from the CEOs and the high profile business leaders for the young people, and the second our objective is getting the inspiration for the young people, because in this country our real asset is our young people, youth, which is more than 150 million youth people below 25 years of age. So today we have a very unique organization, बड़ी ज़बरदस्त टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, इज़ one of the leading from the front. The name is लकी टेक्सटाइल, और हमारे साथ जावेद तब्बा जो कि इनका लेगेसी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक फैमिली एक लेगेसी है जिसमें वो काम कर रहे हैं, पूरा एक इनके ग्रुप ऑफ एक कंपनीज है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर में जावेद तब्बा सब देखते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जावेद भाई, वुड यू लाइटन अस, थोड़ा सा बताएंगे कि लकी टेक्सटाइल के हवाले से कि इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा, क्या आपके वालिद ने फिर आपने कैसे टेक ओवर किया, क्या चैलेंजेस थे, और राइट नो वेयर लकी टेक्सटाइल स्टैंड्स। लकी टेक्सटाइल्स 1983 में फॉर्म हुई थी और मैंने 94 में टेक ओवर किया। माशाअल्लाह। मैं उस वक्त बीकॉम मैंने बस कंप्लीट ही किया था, बल्कि उससे पहले भी थोड़ा बहुत आ रहा था। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने फेस किया व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग, जो हमें चेयरमैन थे लेट अब्दुल रज़ाक तब्बा साहब, तो उन्होंने बोला यार ये घर का बंदा है, थोड़ा नुकसान ही कर लेगा मगर सीख जाएगा। उस वर्ड ने मुझे बड़ा मोटिवेशन दिया था, इंस्पायर किया था कि नहीं यार कुछ करके दिखाना है। तो उस वक्त जब मैंने टेक ओवर किया, उस वक्त लकी टेक्सटाइल की सेल्स माशाल्लाह कोई 60-70 करोड़ रुपए थी उस ज़माने में, 94 में। इस साल कोई हम जो कम 2021-22 है उसमें टारगेट करें तकरीबन ऑलमोस्ट 40 बिलियन रुपीस की। 40 बिलियन मतलब डॉलर्स की टर्म्स में? डॉलर्स की टर्म्स में हो जाएगी तकरीबन $250 मिलियन। मतलब फर्स्ट तो स्टाइल आ रही है ना आजकल, 450 मिलियन उनका था एक्सपोर्टर से जो लिस्ट आई थी जो किया था। तो आपका सर कितने नंबर पे है? हमारा हो जाएगा तकरीबन टॉप 10 हो जाएगा, टॉप 10 में आ जाएगा। डेफिनेटली गोल यही है कि इसको फर्दर टॉप 5 में ले जाना है, टॉप 5 में लेके जाना। और कब तक टाइमलाइन रखी है, ट्रैजेक्टरी क्या, 5 ईयर 3 ईयर टाइमलाइन? नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर यू बी द टॉप 5 इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि लकी टेक्सटाइल व्हाई इज डिफरेंट, बिकॉज देयर आर डजन्स ऑफ कंपनीज टेक्सटाइल, कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं भी कर रही हैं और कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं। व्हाट इज द कंपेटिटिव एडवांटेज? इसमें आपकी R&D बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर कस्टमर फोकस, जैसे आपने अभी बात की कस्टमर सेंट्रिक, ये 2 एरियाज हैं। और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड डेफिनेटली फोकस की बहुत ज़रूरत है। एंड द मिक्स, अगेन इन दिस बिजनेस यू मेक मेजर पार्ट ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम 20 to 30% ऑफ द टर्नओवर, वो जो हमेशा एक थ्योरी रही है टर्नओवर। जावेद भाई ये बताइए कि एक बीइंग अ सीईओ व्हाट आर द क्रिटिकल चैलेंज फॉर स्पेशली टेक्सटाइल सीईओ की बात कर रहा हूँ। इसको आपको अपने की लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, और माशाल्लाह हमारे जो की लोग हैं उनमें चेंजेस बहुत लिमिटेड आई है लकी टेक्सटाइल्स में। अच्छा। हमारे की लोग बहुत कम चेंज हुए हैं माशाल्लाह। हमारा ऑलमोस्ट जो लास्ट 15-20 साल से जो लोग हैं, आपकी रिटेंशन है उनकी रिटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह रही है काफ़ी माशाल्लाह। मतलब वो आपके एक जो जब मैं आया था तो 2 चीज़ें मुझे समझाई गई थी कि नोबडी विल पे फॉर योर इनएफिशिएंसी, कि अगर बाकी लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं लेट्स सपोज एट $1 और आप भी बना रहे हो एट $1, देन तो यू कैन कम्पीट। बट इफ़ यू आर इनएफिशिएंट एंड मेकिंग द सेम प्रोडक्ट एट $1.05 और मोर, देन यू कैन नेवर मेक मनी। तो मतलब वो हमेशा फोकस था कि यू शुड बी बेटर देन द मार्केट और एटलीस्ट विद द मार्केट। वो आपकी जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी है, और इसी से सारा कैश फ्लो, उसी से सारी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव होती है। क्या चैलेंजेस हैं एक ओवरऑल पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के? करंट चैलेंजेस तो हैं, गैस नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। करंट चैलेंजेस तो हैं, वो सारा यूटिलिटी फोकस्ड है, मगर इस गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है अभी तक जी टेक्सटाइल्स को बहुत सपोर्ट किया है। स्टिल गवर्नमेंट इज इन रोमांस विद टेक्सटाइल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट किया है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए इनकम टैक्स का रिफंड देखा है। इन्होंने DLTL को फास्ट ट्रैक किया, सेल्स टैक्स रिफंड को फास्ट ट्रैक किया, और बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। फिर एडिशनली टर्फ, LTF, वो चीज़ें बहुत दी हैं।
अब डेफिनेटली पीपल मेकिंग मोर मनी, और अभी भी जाके लोग जब स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कि 6.5 सेंट की जगह 9 सेंट कर दी, तो वो मेरे ख्याल से, एंड पीपल आर मेकिंग मनी, वो मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादती है कि आपको अगर आप पास ऑन कर सकते हैं और स्टिल चाहते हैं गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करे, वो सही बात नहीं है। तो आप तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप देख लेना स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनीज़ की आ रही है इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, 3 टाइम्स। हाँ, मगर एक बात हमें देखनी चाहिए, जो मैंने बताया 2 चीज़ें मुझे सिखाई गई थी, एक इनएफिशिएंसी की थी कि नोबडी विल पे फॉर योर इनएफिशिएंसी, और दूसरी बात थी काउंट योर प्रॉफिट इन डॉलर्स। अगर आप कंपनी देखें तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पाक रुपीस में बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉलर टर्म्स में इसकी वैल्यू कम बहुत कम हो रही है। ठीक है, ये बड़ा अलार्मिंग है, स्पेशली जब हम रिप्लेसमेंट के लिए और एक्सपेंशन के लिए जाते हैं, तो ये हमें बड़ी हाई प्राइस अब करनी पड़ती है। सर एक और भी बड़ा चैलेंज आ गया ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल जो आपका कॉटन है या आपकी कितनी बेल्स थी, 14 मिलियन बेल्स होती थी, अब 7-8 पे आ गई। उतना जो $2-3 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है सर इसमें, वो ये चैलेंज समझते हैं गवर्नमेंट इसको तरफ भी तवज्जो दे रही है? नहीं, इस पे मेरे ख्याल से काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारा बड़ा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बीच में हम नेट इम्पोर्टर हो गए थे। यस, कि अगर नहीं ऑफ टेक्सटाइल्स भी ना, अगर हमने काफ़ी यार्न मंगाते थे, इस साल हमने सिर्फ मेनली कॉटन ही मंगाई है। यानी अगर कॉटन इज़ 50% to 70% ऑफ योर कॉस्ट, अगर आप यार्न मंगाते हैं तो आपने अपनी वैसे ही कम कर दिया। और जो टर्फ की वजह से और LTF की वजह से जो स्पिनिंग एक्सपेंशन हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो जितना यार्न आता था पहले, अब बहुत कम आएगा, स्पेशली इन कमिंग मंथ्स कम आएगा, बहुत कम। दैट्स अ गुड आइडिया। आपका शायद कॉटन अभी भी है, तो उसको तो गवर्नमेंट लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ना होने के बराबर नहीं होता। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा, जावेद भाई आप इसको जस्टिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। वो ये था कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गया लास्ट ईयर, ये स्विट्ज़रलैंड में होता है हर साल। वहाँ उन्होंने हमें एक शोकेस किया स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कंट्री नेम बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि उनकी जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, उनकी एक्सपोर्ट 45 और 50 बिलियन अराउंड चली गई है, जबकि वहाँ कॉटन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर एज कम्पेयर टू बांग्लादेश हम बहुत पीछे रह गए सर। उन्होंने जितना भी एक्सपोर्ट है उनका फिनिश गारमेंट्स का और फिनिश मेडअप्स का वैल्यू एडिड है, वो उनका वैल्यू एडिड है। अगर आप यार्न एक्सपोर्ट करते हैं और उसके मुकाबले में आप मेडअप करें तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। तो उस एरिया पे इन्होंने बड़ा फोकस किया, जो अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप रिसेंट नंबर्स देखें तो मेडअप्स के हमारे भी बढ़े हैं, और आई थिंक इन कमिंग ईयर्स और बढ़ेंगे। ये 35 बिलियन टच हो जाएगा टारगेट? तो नहीं 35 तो अभी टच नहीं होता, इट विल टेक टाइम। मगर कैपेसिटी ऐड हो रही है, तो आपका इंपोर्ट रिप्लेसमेंट भी आ गया है। जो इंपोर्ट पहले होता था यार्न, अब और कॉटन स्टिल आएगी बाहर से अभी भी, मैं समझता हूँ अगले कई 2-4 साल तक। इसके बाद शायद गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर सके, या फार्मर्स को इंसेंटिव दें ताकि वो, फार्मर्स को भी इंसेंटिव बड़े दिए। अगर फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, उनकी भी है, उनकी भी तो कहते हैं 1100 अरब, उनकी भी है। चौधरी फवाद साहब तो रोज़ कहते हैं कि 1100 बिलियन हमने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर में। आज हमारे पास ये हो गया है कि लोगों के पास पैसा आ गया, इंडस्ट्री के पास आ गया, फार्मर्स के पास आ गया, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं रहा। गवर्नमेंट बेचारी अब IMF के नीचे लेटी हुई है। वो ये भी बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बड़ा सीरियस बड़ा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सर बिफोर आई जंप टू द यू गाय, अपना आपकी लीडरशिप को लास्ट पाकिस्तान को 5 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? टेक्सटाइल्स को आई एम क्वाइट होपफुल कि इसमें काफ़ी इंक्रीज़ आएगा, हमारी एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली बढ़ सकती हैं, स्पेशली अगर हम गारमेंट्स में और मेडल्स में अपनी एक्सपोर्ट फर्दर बढ़ा पाए। बस वैल्यू एडिशन जाएँ हम, बस वैल्यू एडिशन, वो हमारे लिए सही अर्न करेगा फॉरेन एक्सचेंज। सर आपको ऑटोमेटिक डबल हो जाती है ना, अगर आपने $1 का यार्न बेच रहे उसकी जगह $2 का आपने गारमेंट बेचा या मेडअप बेचा, मतलब दैट इज वी हैव टू जंप। सर कमिंग बैक टू योर, बिकॉज आपने जब ज्वाइन किया, यू आर टू यंग, BCom के एक स्टूडेंट थे आप, लेकिन आप इतनी बड़ी माशाल्लाह इतना बड़ा अदारा 40 बिलियन जिसका टर्नओवर है और आप जा रहा है आपका। सर मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा बस अपनी गलतियों से सीख जाओ, बस अपनी गलतियों से सीख जाओ ऑटोमेटिकली, एंड फोकस करो।
एक एंटरप्रेन्योर, कामयाब एंटरप्रेन्योर कौन सी 3 समझते हैं? देयर आर 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स या क्रिटिकल कॉम्पिटेंसेस कि एक एजाज को नया बच्चा अगर एंटरप्रेन्योर बने तो ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करे पहले। बस वो क्या है? अपने काम से मोहब्बत करना, फोकस रहना और अपनी गलतियों से सीखना। काम से अपने मतलब यू लव, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द अदर वे अराउंड सर। बिल्कुल। सर लीडर कौन होता है? हु इज लीडर टू यू? आप लीडर को कैसे डिफाइन करते हैं? लीडर को मैं सब करूँगा जो लोग टीम को लेकर चल सके, वाह, लोगों को लेकर चल सके, मतलब अपनी ज़ात को ना प्रमोट करे, टीम को प्रमोट करे, टीम को आगे लेकर चले। टीम को लेकर चले। सर मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा सीरियस इशू आ जाता है, लोगों की कैपेसिटी होती है, एक पॉइंट पे लोग रुक जाते हैं। उनके लिए आप अपनी लकी टेक्सटाइल में क्या इनिशिएटिव्स कर रहे हैं? जैसे और ये खुद कितना टाइम देते हैं लोगों को कोचिंग, लोगों को मेंटोरिंग, क्योंकि सीईओ जो होता है आधा टाइम तो अपने लोगों की ग्रूमिंग कर रहा होता है। बस ये कोचिंग बड़ी ज़रूरी है और जस्ट मेक श्योर करना है कि यार ये रेगुलर बेसिस पे होती रहे ताकि रिफ्रेश भी होती रहे। ये आप अपडेट करते रहें। हाँ, अपडेट सर एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं ना, जो जैसे टेक्सटाइल आप डायरेक्टली आप इस इतने ह्यूज मतलब माशाल्लाह लोगों को आप एक रोज़गार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है। सर होता क्या है कि आपके ऑर्डर्स आते हैं बाहर से, डेडलाइंस होते हैं, डिस्पाइट मुल्क में स्ट्राइक चल रहे हैं, बत्ती नहीं है, सुई गैस नहीं है, तो एक स्ट्रेस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। तो एक सीईओ जो होता है ना, अगर उसकी कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही होती उसको स्ट्रेस आ जाता है। बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं सर? क्या आपके पास कोई प्लान है? आपको ये जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको लेके चलना पड़ता है। अपना गुस्से को कैसे काबू करते हैं? स्ट्रेस को कैसे काबू करते हैं? नेचुरल पार्ट है सर ये। वो बस उस वक्त जो चीज़ है उसको एड्रेस थोड़ा लेट कर देते हैं, मतलब डिले करते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, कोशिश करते हैं, नॉट 100% और कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको डिले। सर मुझे ये बताइए आपका रोल मॉडल कौन है? आप खुद माशाल्लाह 94 से काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह 30 इयर्स होने को हैं, 28 साल हो गए सर। हु इज़ योर रोल मॉडल सर? जावेद तब्बा का रोल मॉडल कौन है? देखिए जब मेरे रोल मॉडल तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अलावा तो कोई हो सकता है। फिर भी कोई ऐसा रोल मॉडल जो आप जिनसे आपने सीखा, लिविंग रोल मॉडल? लिविंग रोल मॉडल में मैंने अपने चाचा, अपने वालिद साहब से काफ़ी सीखा। यूनुस साहब बस? हाँ, इसके अलावा मुझे हमारे 2-3 कस्टमर्स हैं जो जिनके साथ काफ़ी लर्निंग हुई, उन्होंने बड़ा गाइड किया माशाल्लाह, तो उनके साथ भी बड़ी वो भी सिखाते हैं। वो भी हर वक्त सीखना पड़ता है। सही कह रहे हैं, उस कंटिन्यूस यू लर्न एवरी डे, यू लर्न एवरी डे, हर रोज़ एवरी डे। मैंने सर लाइफ का नाम चेंज करके रख दिया, LIF नहीं होता, इसका मतलब रखा हुआ है लर्निंग इज़ फॉर एवर। LIF, लर्निंग इज़ फॉर एवर। सर ये बताइएगा कि आज तक इतनी माशाल्लाह अचीवमेंट्स थी, बिजनेस को आपने नेक्स्ट लेवल पे ले गए, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। सर आप नेक्स्ट 5 इयर्स में लकी टेक्सटाइल को कहाँ देखते हैं? लकी टेक्सटाइल टॉप 5 में आएगी इंशाल्लाह आने वाले ट्रैजेक्टरी में। सर मुझे ये बताइए कि आपकी इस सारी जर्नी के अंदर क्या अचीवमेंट है जो यू आर रियली प्राउड ऑफ? क्योंकि कहते हैं यार जहाँ पैसे भी बना लिए, फिर आपने CSR बहुत किया करते हैं आप, मतलब फाउंडेशन हॉस्पिटल आप लोगों का, क्या चीज़ है जो आपका रियल प्राइड है? CSR बता दें चलें अपनी कंपनी का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो तो हम करते ही रहते हैं ऐसे ग्रुप लेवल पे, ग्रुप पे करते हैं। हाँ, चाहे फाउंडेशन के थ्रू हमारा माशाल्लाह वो चल रहा होता है, फाउंडेशन चल रही है उसके थ्रू सारा चलता है, और अपने वर्कर्स के लिए भी करते हैं, इंडिपेंडेंट भी करते हैं। सर लास्ट 2-3 क्वेश्चन है। सक्सेस इतनी माशाल्लाह कामयाबी हासिल की, सक्सेस को अगर मैं पूछूं जावेद तब्बा से कि जावेद भाई बताएं सक्सेस के की फ्रेजेस क्या है, सक्सेस का मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है, रेसिपी सक्सेस क्या है सर आपकी? जैसे मैंने कहा, फोकस अप्रोच और अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, ये 2 चीज़ें हैं। और लर्निंग। सर आजकल कोविड ने ये भी सिखाया कि यार खुश रहना सीखिए, ट्राई टू बी हैप्पी, एंड आज का सबसे बड़ा लोगों ने ये सीखा। तो जावेद साहब के चेहरे पे बड़ा इत्मीनान है, सुकून है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसका राज क्या है? हैप्पीनेस कैसे आप डिफाइन करेंगे? हैप्पीनेस व्हेन यू सी योर सक्सेस, आपको हैप्पीनेस आती है माशाल्लाह। सर किताब क्योंकि कहते हैं कोई भी सीईओ जो होता है ना, ग्लोबल रिसर्च कहती है कि जो सीईओज होते हैं ना, दे आर गुड रीडर्स, लीडर्स आर द रीडर्स। तो
जावेद भाई, आप कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई ऐसी चीज़ आपको, या कोई वीडियो या टेलीवी मूवीज़ या कोई यूट्यूब के ऊपर अच्छे बिंद्रा जैसे बड़े मोटिवेशनल, विवेक बिंद्रा का देखते रहता हूँ। देखते रहते हैं? तो क्या उसमें से क्या, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है जो आप सीखते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर तड़प है किन एरियाज़ पे? ये जो अब जो डिजिटाइजेशन का ज़माना जो आ गया, उस एरिया पे उसमें कि नेक्स्ट लेवल जो है डिजिटलाइजेशन का, कंपनीज कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेसेस टू डिजिटल बिजनेसेस। एम राइट सर? सर लास्ट में वीमेंस का बताइए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरीज पता की तो उसमें पता चला कि टेक्सटाइल में वहाँ 80% 90% फीमेल्स आर वर्किंग। पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है, और लकी टेक्सटाइल का केस स्टडी क्या है सर, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? जेंडर मिक्स देख लें तो ये काफ़ी चेंज हो रहा है हमारे यहाँ भी। जी। पहले हमारे यहाँ आई थिंक लेस देन, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में लेस देन 1 और 2% था। अब वो चेंज होकर तकरीबन 10% हो गया है। मतलब आपकी वीमेन पॉपुलेशन 10% आ गई, बड़ी बात। वर्कर्स मिक्स में स्पेशली इन स्टिचिंग वहाँ भी बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बता दें आखिरी सवाल से पहले कि कोई सीईओ जब पढ़ता है, अपनी प्रॉफिट तो है ही हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप सुना है आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं सर, 3 चीज़ें कौन सी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर अ सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बड़ी क्रिटिकल है? कैश फ्लो, और नंबर 2 आपके जो स्टॉक्स लेवल, इन्वेंट्री स्पेशली करंट स्टॉक्स, करंट एसेट्स, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कैश और इन्वेंट्री के साथ, मिक्स के साथ। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट में अगेन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त जॉबलेसनेस है। नई नस्ल के बच्चों बहुत ज़्यादा जॉबलेस हुए हैं, खासकर कोविड में भी बड़ी जॉब, चंद सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, बाकी ज़्यादा में कम हुई हैं रिस्ट्रक्चरिंग के नाम। बड़ी हैं सर नई नस्ल के बच्चों के लिए मैसेज ऑफ होप क्या है? बस आजकल आखिरी मैसेज सवाल है सर, क्या मैसेज ऑफ, पाकिस्तान के बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेशन में है सर? नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही है पाकिस्तान में, बहुत आ रही हैं। आई थिंक जो भी गवर्नमेंट ने किया आईटी सेक्टर को जो प्रमोट करने के लिए किया है, टेक्सटाइल में जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, तो आई थिंक होप तो है। और आपको स्किल वर्कर आज भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आ भी गई हैं और फर्दर भी है। इसमें तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। सिर्फ अब ये बंदों को थोड़ी सी अपनी जो आदतें बदलनी पड़ेंगी, हमें सबको बदलनी पड़ेगी, ओनर्स को, सबको चेंज करनी पड़ेगी। 2022 का क्या रेजोल्यूशन बनाया इस साल का? मेरे लिए तो बनाया मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना। हेल्थ पे? माशाल्लाह। तो जॉगिंग और एक्सरसाइज वो कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेस को कम करना। जॉगिंग इज मतलब दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमने देखा कि आज हमारी जो की लर्निंग है आज की, जावेद तबा साहब से जो मैं सीख के चाह रहा हूँ, वो एक लाइन है, मैं हर एक बंदे से एक तो पंच लाइन लेता हूँ। आज की पंच लाइन है कि जी अपनी गलतियों से सीख के, जो बंदा, मैंने एक फ्रेंच एक लाइन पढ़ी थी, जावेद भाई आपको डेडिकेट करके जा रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी। वो कहते हैं कि अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो ये जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है। अगर वो बंदा काम ना सीखना चाहे तो ये जुर्म है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख जाएं तो समझता हूँ सबसे बड़ा उस्ताद आपकी गलती होती है। आप उस्ताद क्लासरूम की लर्निंग से नहीं सीखते, किताबों से नहीं सीखते, इवन कि आजकल डिजिटल जो कंटेंट है उससे नहीं सीखते, जितना इंसान अपनी गलतियों को नहीं सीखे। और कहते हैं कि बड़ा इंसान वो होता है जो गलती तो करता है लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करता। दैट इज सक्सेस। रिपीट करने से वो गलती ब्लंडर बन जाती है, और ब्लंडर का मतलब सुसाइड है। तो आज का सेशन इजाज़त दें, जान सर को, जावेद भाई से बहुत सीखा। अल्लाह हाफिज़।